नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आप देख रहे हैं 11 फरवरी की थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस और करंट अफेयर्स का एनालिसिस। तो आप इस वीडियो में 100% ऑथेंटिक प्रश्नों का सम्मेलन पाएंगे और जो भी ये क्वेश्चन है ये आप सभी के द्वारा बताए गए हैं, तभी ये आपके बीच में लाए गए हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बच्चे पेपर दे के आए हैं केवल उन्हीं के द्वारा बताए गए, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हम चाहेंगे कि अगर आप में से किसी ने एग्ज़ाम दिया है, कोई और क्वेश्चन छूट रहे हो तो ज़रूर बता दें। पहला क्वेश्चन इसमें जो था वो देखने को मिला कि भाई यामिनी जो कृष्ण मूर्ति हैं वो किससे संबंधित हैं। तो इनका जो वो किस नृत्य से संबंधित थी, तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित थी। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें उससे पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सस यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है। यामिनी कृष्णमूर्ति एक कुचिपुड़ी नृत्यांगना हैं और वह भरतनाट्यम भी करती हैं। ए पैशन फॉर डांस उनकी आत्मकथा है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य भी है। आगे अगर हम बात करें कि आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव की वजह से इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी पड़ा। कुचिपुड़ी नृत्य में संगीत, नृत्य और अभिनय के संयोजन के माध्यम से हिंदू महाकाव्य, किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं के दृश्यों को प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला कि न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वो है हमारे राष्ट्रपति जी। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, सीजेआई, की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों के परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है जैसे वह आवश्यक समझता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगला क्वेश्चन तीसरा देखने को मिला साल 2011, जो कि आपको दूसरी शिफ्ट में भी देखने को मिलेगा। तो जिसने भी दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस देखा होगा वो तीसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम का एनालिसिस के लिए जो है दिमाग बैठा सकता है कि नहीं भाई किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। या साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो कम वाला तो लक्षद्वीप है और ज़्यादा वाला कौन सा है भाई, वो है दिल्ली। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक दिल्ली भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दिल्ली भारत की राजधानी है। यह राजधानी वाणिज्य, संस्कृति और उद्योग का अहम केंद्र है। दमन और दीव, चंडीगढ़ और लद्दाख जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली की तुलना में जनसंख्या घनत्व कम है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक लक्षद्वीप भारत का सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश था और इसमें उस समय 64,473 लोग रहते थे। लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 36 द्वीप हैं और यह अपने समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें कि आईपीएल 2023 की विजेता टीम कौन सी है, तो वो है हमारी चेन्नई सुपर किंग, जिसे हम सीएसके के नाम से जानते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जिसे हम आईपीएल के नाम से जानते हैं, 2023 का समापन चेन्नई सुपर किंग्स द्वारा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ हुआ। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2023 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के द्वारा स्थापित पेशेवर टी20 या पेशेवर 20 क्रिकेट लीग का 16वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन इसमें आपके कैबिनेट मंत्री से पूछा गया था। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चल पाया, लेकिन आप लोग कैबिनेट मंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन तैयार करके जाएं कि कौन क्या इस समय है। आगे अगर हम देखें कि अगला क्वेश्चन था कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल थे, तो वो थे 299। ठीक है। 31 दिसंबर 1947 की संविधान सभा की बैठक में 284 सदस्य शामिल नहीं थे। इस दिन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 थी। कुछ और जानकारी ले लेते हैं। संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 थी। इनमें से 292 सदस्य प्रांतों के प्रतिनिधि और 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की मांग सबसे पहले साल 1935 में कांग्रेस ने उठाई थी।
अगला क्वेश्चन करंट अफेयर्स था कि जितेंद्र सिंह राजीव गांधी नाम था उनका, वो प्रधान है कहीं का हाल ही में, मतलब ऐसा क्वेश्चन था। या हम इसे कह सकते हैं इस तरीके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम स्थित राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों और कारीगरों की बैठक को संबोधित किया था। मतलब इनके बारे में थोड़ा सा जो जानकारी है वो हम आप तक पहुंचा दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत सरकार में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। हाल ही में उन्होंने तिरुवनंतपुरम स्थित राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आरजीसीबी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों और कारीगरों की एक बैठक को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं में मूल्यवर्धन के महत्व पर जोर दिया। एक क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति से भी आया था। अगर हम 1857 की क्रांति की बात करें तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है इसे, और यह विद्रोह ब्रिटिशों के खिलाफ उत्तरी और मध्य भारत में शुरू हुआ। इस क्रांति के कई कारण थे, ठीक है, और कुछ उनके परिणाम थे। परिणाम में फोकस करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हुआ और भारत पर सीधे ब्रिटिश सरकार का शासन हो गया। भारतीय सिविल सेवा की स्थापना हुई, भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, भारतीय कला साहित्य और संगीत का पुनरुत्थान भी हुआ। अगला क्वेश्चन आपका मौर्य साम्राज्य से था, मेगस्थनीज के ऊपर। तो बात करें अगर मेगस्थनीज की, तो यह एक यूनानी राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। और ये जो है, इन्होंने मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी, जिससे प्राचीन भारत के इतिहास को समझने में मदद मिलती है। मेगस्थनीज को भारतीय इतिहास का पिता भी कहा जाता है। मेगस्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के समाज, प्रशासन और भूगोल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने अपनी जानकारी यूनानी भाषा में इंडिका नाम की पुस्तक में लिखी थी। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जिनको आजकल हम पटना के नाम से जानते हैं, इसका भी जिक्र किया था, और इनके मुताबिक मौर्य साम्राज्य में गुलामी नहीं थी। बात करें अगर अगले क्वेश्चन की, 2020 की जन्म दर रिपोर्ट की, तो 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? तो वो थी 19.5%। सांख्यिकी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर 1000 जनसंख्या पर 19.5% थी। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में जन्म दर में धीरे धीरे हो रही कमी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, दांडी मार्च किसने चलाया था? तो वो थे महात्मा गांधी। दांडी यात्रा जिसे हम जानते हैं, और दांडी भी कह सकते हैं, बात एक ही है। तो दांडी मार्च की योजना महात्मा गांधी ने बनाई थी और इसका नेतृत्व भी उन्होंने ही किया था। यह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। ये जो मार्च हुआ था, दांडी मार्च, और यह मार्च 24 दिनों तक चला था और 6 अप्रैल 1930 को खत्म हो गया था। जो दांडी मार्च था उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें उनको देख लेते हैं। इस मार्च का मकसद ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करना था। इस मार्च को नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा नाम से भी जाना जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से। इस मार्च में महात्मा गांधी के साथ सरोजिनी नायडू भी थी। इस मार्च के जरिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल। लोसर महोत्सव लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नेपाल जैसे राज्यों में मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म का त्यौहार होता है यह। इसे तिब्बती नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है। और लोसार जो शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, लो और सार, तो जिसमें से लो का मतलब होता है वर्ष और सार का मतलब होता है नया, यानी नया वर्ष। बिहू से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम का। बिहू नृत्य भारतीय राज्य असम का एक स्वदेशी लोक नृत्य है। यह नृत्य आमतौर पर युवा पुरुषों और महिलाओं द्वारा किया जाता है। नृत्य शैली को तेज कदमों और तीव्र कठिन गतियों की विशेष, मतलब इस नृत्य शैली में तेज कदम और तीव्र कठिन गतियों का विशेषण इसमें दिया जाता है। इस लोक नृत्य में नर्तकियों की पारंपरिक वेशभूषा रंगीन होती है और लाल रंग की थीम पर केंद्रित होती है। अगला क्वेश्चन था आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था से। तो इसके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों आते हैं। इसमें पूंजीवाद और समाजवाद की विशेषताएं होती हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में
सरकार कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है जबकि कुछ क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों का काम होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उन पर ध्यान देते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र मौजूद होते हैं, निजी क्षेत्र लाभ कमाने पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मयूरभंज छाऊ नृत्य किससे संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। ठीक है। जो छाऊ नृत्य है वो भारत के 3 राज्यों में किया जाता है। और इसके बाद सरायकेला छाऊ झारखंड में किया जाता है, मयूरभंज छाऊ उड़ीसा में किया जाता है, पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल में किया जाता है। यानी छऊ एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। इसकी उत्पत्ति उड़िया पाइका योद्धा नकली लड़ाइयों से हुई, पाइका योद्धा की नकली लड़ाइयों से हुई थी, जो देसी संगीत वाद्य यंत्रों की ताल पर ताल मिलाते थे। नेक्स्ट अगर ध्यान दें हम अगला क्वेश्चन कि किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? वो थे बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी और वह अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले भारतीय थे। यह घटना बड़ी थी क्योंकि हमें उस दिन स्वतंत्रता मिली थी। खान का संगीत अगस्त 1947 को नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से गूंजा, जिस दिन भारत ने 200 साल पुराने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी और उन्होंने 26 जनवरी 1950 को देश के पहले गणतंत्र दिवस फॉर्म पर भी प्रदर्शन दिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, सितंबर से अक्टूबर या सितंबर अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? या ओणम त्यौहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो वो है 10 दिनों तक। ठीक है, ओणम 10 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, और यह त्यौहार केरल के बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। केरल में ओणम को थिरुओणम या थिरुवोनम के नाम से भी जाना जाता है। ओणम के बारे में कुछ और तथ्य जान लेते हैं, जो कि है कि यह त्यौहार मलयालम कैलेंडर के चिंगम महीने में मनाया जाता है। यह त्यौहार नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग अपने घरों को फूलों से सजाते हैं। ओणम के हर दिन का अपना अलग महत्व होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कि 1974 से 1979 के बीच में थी। इसका मुख्य कारण था 1973 की वैश्विक तेल संकट, जब अरब देशों ने तेल निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जिससे पूरी दुनिया में तेल की कीमतें जो थी वो बढ़ गई थी। इस संकट का भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा और पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला, रेडियो तरंग की खोज कब और किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने 1880 के दशक के अंत में की थी। रेडियो तरंगों की खोज जर्मन भौतिक विज्ञानी हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। उन्होंने साल 1880 के दशक के अंत में रेडियो तरंगों को उत्पन्न किया था। वहीं रेडियो तरंगों का व्यावहारिक इस्तेमाल करने का श्रेय इतालवी आविष्कारक गुगिल्मो मार्कोनी को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बास्केटबॉल और वॉलीबॉल से था एक क्वेश्चन, कोई ये भी आपको एग्जैक्ट मिल नहीं पाया, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लेकर के आए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।